नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणवी सांग परंपरा, उद्भव व विकास। देखिए, हरियाणा में सांग का अपना विशेष महत्व है और विशेष स्थान है। इसी सांग के बारे में हम जानेंगे कि सांग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ से उद्भव हुआ और फिर इसका विकास कैसे हुआ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सांग परंपरा के बारे में अगर विस्तार से जाने तो इसका व्युत्पत्ति जो मूलक अर्थ है वो क्या है। सांग शब्द स्वांग का तद्भव रूप है, यानी सांग कहाँ से आया, स्वांग से हमें मिला। अब देखना है कि स्वांग का अर्थ क्या है। अगर शब्द को ध्यान में देखकर हम इसका अर्थ देखें, शब्द को ध्यान में रखकर, तो उसका अर्थ है वेश भरना या नकल करना, यानी किसी के जैसा बनने का प्रयास करना, किसी दूसरे की तरह अपने स्वयं वेश धारण करना और उसका जैसे दिखने का प्रयास करना, अर्थ या फिर किसी दूसरे की नकल करना, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका या उसके वस्त्रों को देखकर उसकी नकल करना, उसे क्या कहते हैं, स्वांग या सांग कहा गया है। सांग हरियाणा की प्रसिद्ध नाट्य शैली है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। सांग ये नाटक है एक तरह से, यानी नाट्य शैली है, एक तरीका है, नाटक का ही एक रूप है। वर्तमान सांग नौटंकी का पूर्ण रूप है, जो नौटंकी की जाती है। हम अक्सर कहते हैं ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। नौटंकी यानी एक छोटा सा ड्रामा, यानी किसी दूसरे के जैसे बनना। तो हम क्योंकि दैनिक जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ पाओगे कि सांग क्या है। इसे नाट्यात्मक संगीत प्रधान जन कला कहा गया है। कला का तात्पर्य क्या है, जनता की कला, यानी जन साहित्य से जुड़ी हुई कला। और जन साहित्य कौन सा होता है, जो जनता के द्वारा, और जनता भी कौन सी, जो लोक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, सामान्य जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, यानी लोक कलाकार इससे जुड़े होते हैं। लोक कलाकार के माध्यम से ये सांग जो है वो किए जाते हैं, या नौटंकी में जिस तरह जुड़े रहते हैं वो कौन होते हैं, लोक कलाकार। तो ये जन कला इसको कहा जा सकता है। सांग में क्या ध्यान में रखना होता है, वस्तु के स्थान पर यहाँ कुतूहल होता है, यानी सांग में ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कौतूहल का समावेश रहता है। उत्पादन जीवन खंड होते हैं, यानी जीवन खंड, जीवन से जुड़े हुए अलग अलग जो घटनाक्रम है वो उसमें शामिल होते हैं। इसमें पात्रों के स्थान पर कलाकार संवाद की जगह वार्ता एवं जवाब तथा आनंद की जगह मनोरंजन होता है। जैसे नाटक अगर देखें तो नाटक में पात्र होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर कलाकार कहा जाता है उनको। वो पात्र अलग अलग नहीं जीते, बल्कि वो कलाकार होते हैं जो अपने अपने भावों को नकल के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, यानी किसी की नकल करके उनके भावों को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर जैसे नाटक में पात्र संवाद के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, यहाँ पर संवाद की जगह वार्ता का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बातचीत, वार्ता की जाती है। जवाब तथा आनंद, यहाँ पर ना तो संवाद का जवाब मिलता है और ना ही हमें उसको देखकर आनंद नहीं मिलता, बल्कि मनोरंजन होता है। आनंद और मनोरंजन क्या है, आनंद होता है जो हमें बहुत लंबे समय तक प्रभावित करे, हमारे मन को प्रसन्नता दे। और मनोरंजन क्या है, मन को रंजित करना, यानी कुछ समय के लिए हम बहल जाते हैं, हम उसके साथ प्रसन्न हो लेते हैं, वो क्या है, मनोरंजन है। तो ये सांग परंपरा का अर्थ है, जिसमें व्युत्पत्ति मूलक अर्थ भी मैंने बताया है और शाब्दिक अर्थ भी बताया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि सांग वास्तव में है क्या। ये ध्यान में रखेंगे कि हरियाणा की प्रसिद्ध नाट्य शैली है, बिल्कुुल वैसे ही जैसे नौटंकी होती है, और ये लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर नाट्य कला या नाट्य शैली, जो नाटक हैं और सांग है, उनमें क्या अंतर है वो इन पंक्तियों में बताने का प्रयास किया गया है कि नाटक अलग तरह के होते हैं, अलग तरह की पद्धति है, अलग तरह की शैली है, अलग कला है, जबकि सांग उससे थोड़ा अलग है। सांग के अगर उद्भव और विकास की बात करें तो हरियाणा में जो सांग परंपरा है, ये इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो क्रमानुसार जो विकास हुआ उसी का परिणाम मिलता है। अब हम जानेंगे कि ये विकास कैसे कैसे आगे बढ़ा। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसका विकास क्रम माना है।
कुछ विद्वान हैं जो दीपचंद जो कि प्रमुख सांगी है उनको आधार बनाकर केवल 3 भागों में इसको बांटते हैं, पूर्व दीपचंद युग और उत्तर दीपचंद युग। जबकि कुछ विद्वान इसको उचित नहीं मानते बल्कि अन्य तरीके से इसका काल विभाजन करते हैं। तो उसमें जो पहला काल विभाजन है उसको माना गया है आरंभिक काल। पहला जो काल विभाजन विद्वानों के द्वारा जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है उसे कहा गया है आरंभिक काल। इसकी समय सीमा क्या है? ये 1200 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक की समय सीमा में शामिल किया गया है। यानी 1200 ईस्वी से 1750 का जो समय काल है वो कौन सा है? आरंभिक काल का समय है। किसका? सांग परंपरा का। अब इस काल में जो देखें तो सर्वप्रथम इसका जो सांग परंपरा है ये में कहाँ मिलती है? प्रारंभिक अवस्था में सिद्ध कणप्पा ने डोमिनी के साथ स्वांग करने का आह्वान योग साधना के संदर्भ में किया है। जो कणप्पा है ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं और ये स्त्री के साथ जो क्रिया व्यापार है वो उसका ये आह्वान करते हैं। किसके लिए? योग साधना के लिए। तो यहाँ पर जो डोमिनी है ये जाति विशेष की स्त्री है, इसके साथ ये मानते हैं कि इनके साथ इन्होंने स्वांग करने का आह्वान किया। किसमें? योग साधना के अंतर्गत। अर्थात सबसे पहले अगर हम इसका प्रारंभ माने तो 9वीं शताब्दी माना जा सकता है। किसके माध्यम से? कणप्पा के माध्यम से। उसके बाद श्री राम नारायण जी का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है। ये क्या मानते हैं? इनके अनुसार 11वीं शती में पंजाब के मल जाट, रावत राजपूत, ये पीछे जो दे रखी है ये इनकी जाति है। मल नाम का व्यक्ति है जो कि जाट है, रावत नाम का राजपूत है और रंगा नामक जुलाहे ने स्वांग मंडली बनाई थी। 9वीं शताब्दी के बाद ये कब दिखा? 11वीं शताब्दी में। और किसने? 3 अलग अलग जातियों के लोगों ने मिलकर, एक मल जाट है, दूसरा राजपूत है और तीसरा जुलाहा है, इन्होंने मिलकर एक स्वांग मंडली बनाई थी और ये गलियों में घूम घूम कर स्वांग का प्रदर्शन किया करते थे। उसके बाद पंडित रामकिशन व्यास मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में हरियाणवी सांग का आरंभ हुआ। ये कौन मानते हैं? देखिए अलग अलग विद्वानों के मत है। वैसे सबसे पहले अगर हम अपने इतिहास को खंगाले तो कणप्पा के द्वारा इसका प्रयोग मिलता है, लेकिन राम नारायण किसको मानते हैं कि ये 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ और मल, रावत और रंगा के द्वारा। लेकिन जो रामकिशन व्यास है ये मानते हैं कि इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई। यानी यहाँ से हरियाणवी सांग का ये आरंभ मानते हैं। किसके द्वारा? गुजराती पंडित बिहारी लाल से सांग का उद्भव हुआ। ऐसा कौन मानते हैं? रामकिशन व्यास मानते हैं। इन्हीं के शिष्य, किसके शिष्य? बिहारी लाल के शिष्य चेतन ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उसके बाद जब औरंगजेब की सत्ता थी हमारे भारतवर्ष में, तब क्या हुआ कि औरंगजेब ने सांग पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी इस शैली पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पश्चात बाल मुकुंद और इनके शिष्य शिव कुमार तथा किशन लाल भाट ने इसे पुनः जीवित किया। दोबारा से प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बाल मुकुंद को, शिव कुमार को और किशन लाल भाट को इस शैली को दोबारा से प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। किशन लाल भाट को सांग परंपरा का भीष्म पितामह भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये एक नंबर के जो वेरी शॉर्ट प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि सांग परंपरा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किशन लाल भाट को। यह परंपरा लगभग 170 वर्षों तक चलती रही। कौन सी परंपरा? जो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई, क्योंकि यहीं से प्रमाणिक मान रहे हैं रामकिशन व्यास। लेकिन उससे पहले इसका वर्णन कणप्पा के साहित्य में मिलता है। राम नारायण इसे 11वीं शताब्दी से मानते हैं और 170 वर्षों तक ये परंपरा इसी प्रकार चलती रही। तो ये काल कौन सा काल माना गया है? आरंभिक काल। किसका? सांग परंपरा के उद्भव का। इसके बाद अगर विकास काल की बात करें तो ये दूसरा चरण माना जाएगा। जो विकास काल है वो इस उद्भव के बाद जो विकास हो रहा था सांग का, उसमें ये दूसरा काल माना गया है। इसमें इसकी जो समय सीमा है वो 1750 से 1850 ईस्वी स्वीकार की गई है। और इस विकास काल में अगर किसी को सांग परंपरा का विकास करने का योगदान दिया जा सकता है तो वो दिया जा सकता है सादुल्ला को। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ ओझा ऐसा मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि दशरथ ओझा ये क्या मानते हैं कि जैसे
हिंदी नाटक उद्भव और विकास इनका एक ग्रंथ है, जिसमें ये लिखते हैं कि जिस प्रकार अपभ्रंश के कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की, उसी प्रकार समय बीतने के साथ जैसे जैसे हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति और सांगों का विकास हुआ, उसमें सादुल्ला ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने मेवाती भाषा के, क्योंकि ये लोक कवि थे, तो इन्होंने मेवाती भाषा में महाभारत, जिसका नाम इन्होंने रखा पंडुन का कड़ा, और इसकी इन्होंने रचना की है। जो हमारी संस्कृत की महाभारत है उसका मेवाती भाषा में अनुवाद किया, और किस नाम से किया? पंडुन का कड़ा नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया है। उसके बाद अगर दूसरे देखें सांगी, तो वो हैं बंसीलाल। इन्होंने जिन सांगों की रचना की उसमें है गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद, राजा नल। ये 3 सांग इनके महत्वपूर्ण सांग हैं, जिससे कि सांग परंपरा को काफ़ी समृद्धि इस काल में प्राप्त हुई। तो इस काल में अगर हम देखें तो आगे बढ़ाने में अलग कुछ और भी सांगी हैं जिनका योगदान रहा, जिसमें अंबा राम है, जो कि गुजराती ब्राह्मण थे। इनका योगदान भी विशेष रूप से, अगर आप चाहें तो आप इनका नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, अंबा राम। इन्होंने भी अपना पूर्ण योगदान दिया था इस काल की सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में। इसके बाद तीसरा जो काल है वो है उत्कर्ष काल, यानी उत्कर्ष काल, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उत्कर्ष हुआ, यानी बहुत ऊंचाइयों पर गया। इस काल में सांग परंपरा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची, और इसीलिए सांग परंपरा का ये युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जा सकता है। जैसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल स्वर्ण युग माना गया है, उसी प्रकार सांग परंपरा में उत्कर्ष काल को स्वर्ण युग माना जा सकता है। इसका जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक स्वीकार की गई है। और इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इस काल में भक्ति भावना से ओतप्रोत सांगों की रचना की गई थी। जैसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है, क्योंकि उस काल में भक्ति से संबंधित साहित्य की रचना की गई, जो कि जन साहित्य था। उसी प्रकार सांग परंपरा में जो भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य की रचना हुई वो उत्कर्ष काल में हुई, इसीलिए इस काल को इस सांग परंपरा का स्वर्ण युग स्वीकार किया गया है। इसमें अगर विशेष योगदान देखें तो वो अली बख्श का है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें है श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, फिसाने अजाइब। उसके बाद योगेश्वर बालकनाथ का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी इस परंपरा में अपना विशेष योगदान दिया है। ये करनाल से जुड़े हुए थे, करनाल जिले के शेखपुरा गांव के निवासी थे, और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें पूरणमल भगत है, निहाल दे नर सुल्तान है। ये इनके महत्वपूर्ण सांग हैं। उसके बाद अहमद बख्श थानेश्वरी की अगर बात करें तो ये भी हरियाणा के सुप्रसिद्ध नाट्यकार और सांगी माने गए हैं। इसके साथ साथ इनकी एक खासियत और है कि ये ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, और इन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष क्या रखा? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय इन्होंने किया है। अहमद बख्श थानेश्वरी, देखिए खुद इनका नाम अगर देखें तो मुस्लिम नाम है, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं इन्होंने की थी उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम से जुड़ी हुई या मुस्लिम धर्म या मुस्लिम पात्रों को लेकर इन्होंने सांगों की रचना की। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के साथ साथ जो ज्योतिष शास्त्र है उससे जुड़े हुए और वात्सल्य भाव का चित्रण भी अपने सांगों के माध्यम से किया है। इनके जो प्रमुख सांग है वो जयमल फत्ता है, गूंगा चौहान है, सोरठ है और चंद्र किरण है। उसके बाद है हीरादास उदासी। जो हीरादास उदासी हैं ये लाडवा में रचित उदासी अखाड़े के शिष्य माने गए हैं। उदासी क्योंकि अखाड़ा है, एक प्रकार से विशेष पद्धति होती है ईश्वर को याद करने की या ईश्वर से जुड़ने की, तो उस अखाड़े के ये शिष्य माने गए हैं। और इनके द्वारा जो रचित सांग है वो सांग रतन सेन राजा का, ये इस सांग का नाम है, सांग रतन सेन राजा का। इसके बाद ताऊ सांगी का नाम बड़े सम्मान से लिया जा सकता है। इनकी जो सांग है वो रुक्मणी विवाह, ये पद्य रचना है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये पद्य रचना है। तो ये उत्कर्ष काल के सांगी थे। इसके साथ कुछ और भी हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखने वाले हैं। उत्कर्ष काल में जो अन्य सम्मानित नाम है पंडित किशनलाल, इनकी जो रचनाएं हैं या सांग है वो मोरध्वज, हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, उषा अनिरुद्ध, ये इनके प्रमुख सांग हैं। उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो पंडित दीपचंद का लिया जा सकता है, क्योंकि
इनका जो समय काल था वो 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच का है और इनके द्वारा जो रचित सांग है वो सांग परंपरा को बहुत अधिक समृद्धि प्रदान करते हैं, या सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में इन्होंने तो योगदान दिया ही दिया, इसके साथ साथ जो इनके शिष्य थे उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रमुख सांगों की अगर बात करें तो सांग सोरठ है, जिसमें कि प्रथम महायुद्ध के समय इनके ऐसा माना जाता है कि इनके सांग बहुत अधिक लोकप्रिय थे जब पहला महायुद्ध लड़ा गया था, विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसके साथ साथ शरणदेव, राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद महाराज आदि इनके प्रमुख सांग है। किसके? दीपचंद के। आप चाहें तो पुस्तक में से आप इन्हें नोट कर सकते हैं या इसके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब दीपचंद के जो शिष्य थे जिन्होंने इस परंपरा में अपना योगदान दिया वो थे स्वरूपचंद और हरदेवा। इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की दीपचंद से और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद का नाम भी विशेष श्रद्धा और सम्मान से लिया जा सकता है क्योंकि इन्होंने भी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा रचित जो सबसे प्रसिद्ध सांग है वो है सत्यवान सावित्री। यहाँ एक और नाम मैं डालना चाहूंगी वो जो है बाजे भगत। बाजे भगत ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनका वास्तविक नाम बाजेराम था, बाजेराम, और इनका जन्म हुआ था 1855 संवत में। कहाँ हुआ था? सिसाना गांव में। सिसाना गांव में उनका जन्म हुआ, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इनके प्रमुख सांगों की अगर बात करें तो हीर रांझा, नल दमयंती। आप देखेंगे कि लगभग सबके जो सांग हैं उनके कोई ना कोई नाम आपस में ज़रूर मिलते जुलते से नाम है, तो आप इनमें से महत्वपूर्ण नाम याद कर सकते हैं जो लगभग सबके समान हो, ताकि पेपर में आपको लिखने में थोड़ी आसानी रहे। इसके साथ साथ है महाभारत पर्व और कृष्ण जन्म, ये इनके प्रमुख सांग है जो मेरे से टाइपिंग में रह गए थे। ये कौन है? बाजे भगत है। इनका वास्तविक नाम बाजेराम था। 1855 संवत में इनका जन्म हुआ सिसाना नामक गांव में। इनके प्रमुख सांग है हीर रांझा, नल दमयंती, महाभारत पर्व और कृष्ण जन्म, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मीचंद के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से यहाँ बताना चाहूँगी। जो पंडित लक्ष्मीचंद है इन्होंने तो सांग परंपरा में तो योगदान दिया ही दिया, इसके साथ साथ जो वर्तमान में रागनी जो हरियाणा की विशेष पहचान है, इस रागनी जो राग गाया जाता है या रागनी जो हरियाणा के लोक साहित्य में या लोक गायन में अपना विशेष स्थान रखती है, इसके जन्मदाता भी पंडित लक्ष्मीचंद माने गए हैं। और जो सांग है वो तो उनको तो सांगों को तो इन्होंने दैनिक जीवन से जोड़कर देखा था। और इनके जो प्रमुख सांग है वो भी आप यहाँ पर मैंने सत्यवान सावित्री लिखवा है, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी लिख सकते हैं। सेठ ताराचंद है, नौटंकी है, मीराबाई है, हीर रांझा है, पद्मावत है, पूर्णमल है, ये इनके प्रसिद्ध सांग है। और इन्होंने सांग परंपरा में अपना इतना योगदान दिया है कि अब तक के श्रेष्ठ सांगी के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है पंडित लक्ष्मीचंद को। इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1903 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? हरियाणा के ही जांटी नामक गांव में हुआ था। हरियाणा के जांटी नामक गांव में हुआ था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं उसमें कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल की अगर बात करें तो इसकी समय सीमा मानी गई है 1950 ईस्वी से अब तक। इसमें जो मुख्य सांगी हैं उनमें है मांगेराम, ये पंडित लक्ष्मीचंद के ही शिष्य थे, और इनके प्रमुख सांग है अजीत सिंह राजवाला, छैलवाला, अमर सिंह राठौड़, चाप सिंह, हीर रांझा, रूप बसंत, पिंगला भरथरी और कृष्ण सुदामा, ये इनके प्रमुख सांग है मांगेराम की। इसके बाद अगर देखें रामकिशन व्यास हैं। रामकिशन व्यास का जन्म हिसार के नारनौंद गांव में हुआ था, ये आप लिख सकते हो इसमें। और इनके जो प्रमुख सांग है वो है रूपकला, जादूखोरी, धर्म की जीत, शशिकला, सुखबीर, कम्मो कैलाश, सत्यवान सावित्री। उसके बाद अगर बात करें धनपत सिंह की, देखिए इनके सांग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी इनके सांगों ने। और इनके प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? बनदेवी, लीलो चमन, हीर रांझा, जानी चोर और गोपीचंद, इनके प्रसिद्ध सांग है। उसके बाद बात करें फौजी मेहर सिंह, ये सोनीपत के निवासी हैं फौजी मेहर सिंह, और युवावस्था में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था, ये आप ध्यान रखते हैं। इनका जो सांग है सुभाष चंद्र बोस,
ये भी इनका प्रमुख सांग है। इससे आप याद रख सकते हैं कि फौजी मेहर सिंह ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में अपना योगदान दिया था और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने इस सांग की भी रचना की है। इसके अलावा इनका जो प्रसिद्ध सांग है सेठ ताराचंद भी इनकी एक प्रमुख रचना है। इन्होंने भी सत्यवान सावित्री को आधार बनाकर सांग की रचना की है। इसके साथ साथ अजीत सिंह राजवाला की भी रचना इन्होंने की है। इसके बाद अगर देखें तो कृष्ण चंद्र शर्मा है। इनमें इनका जो प्रमुख सांग है नरसी का भात है, श्रवण कुमार है, द्रौपदी स्वयंवर, हनुमान जन्म, ये इनके प्रमुख सांग है। उसके बाद है डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया। वर्तमान समय में अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो हमें इनका नाम भी यहाँ डालना ज़रूरी लगा। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया, इनके जो प्रमुख सांग है वो शहीद जसबीर सिंह, चंपा चमेली, जलियांवाला बाग। उसके बाद है भारत भूषण अग्रवाल सांधीवाल। भारत भूषण सांधीवाल ये क्या लिखते हैं, नरसी भात। इनका जो प्रमुख सांग है नरसी भात है, सीताहरण है, कृष्ण जन्म और कीचक वध, भारत भूषण सांधीवाल के प्रमुख सांग हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र शास्त्री का नाम भी इस परंपरा में लिया जा सकता है। इनके सांग कौन से हैं, दुर्गा भाभी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपने सांग परंपरा में अपना विशेष योगदान दिया है अपने सांगों के माध्यम से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हरियाणा में सांगों की एक समृद्ध परंपरा रही है और कब से रही है, 13वीं शताब्दी से, और 13वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक ये परंपरा निरंतर जारी है और धीरे धीरे ये अपने जो सीमित दायरे हैं उनसे बाहर निकलकर विदेशों तक भी अपना जो स्थान बनाने के लिए प्रयासरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो हमने हरियाणवी सांग परंपरा आज किया है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इसका प्रारंभ हमने सबसे पहले ये जाना था कि सांग क्या है, उसका अर्थ क्या है। उसके बाद जो इसका काल विभाजन है उसमें हमने पहला काल यहाँ लिया है आरंभिक काल, जो दूसरा काल है वो है विकास काल, तीसरा जो काल है वो है उत्कर्ष काल, और जो चौथा है वो है आधुनिक काल। यानी हमने इसे विकास को चार भागों में बांटकर इसका विश्लेषण किया है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझाने में ये वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।